नमस्कार मित्रों, वीएस की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी। हिंदी की 2 कक्षाएं पूर्व में हो चुकी हैं, हिंदी भाषा और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा और हिंदी भाषा के संबंध को दर्शाया। ये क्लास आपकी विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ ही आपके जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती हैं, उसमें 10 नंबर की हिंदी व्याकरण आपकी आती है। साथ ही जो विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए भी हिंदी व्याकरण का यह सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण हम करवाने जा रहे हैं वो आपको आम पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ना ही आपको अध्यापक इतने विस्तार से हिंदी व्याकरण को हल करवाते हैं। इसी कारण हमें परीक्षाओं में लगता है कि सिलेबस से बाहर आया है। देखिए, आज हमारा जो सबसे प्रथम टॉपिक है वर्ण विचार। इससे पूर्व हम हिंदी भाषा के जो हिंदी व्याकरण है उसके कितने अंग होते हैं? 3। उन 3 अंगों में सबसे प्रथम वर्ण विचार, उसके पश्चात शब्द विचार, उसके पश्चात वाक्य विचार। इसी में हम वर्ण विचार शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको अवरोही क्रम में बता रहा हूं। देखिए, वाक्य शब्दों से, शब्द वर्ण से बनते हैं। अगर हम आरोही क्रम में जाने तो वर्ण शब्दों से, जो वर्ण हैं उनसे क्या बने हैं? शब्द, और शब्द से क्या बने हैं? वाक्य। ध्यान से सुनिए दोबारा से। जो वर्णों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने। अब प्रश्न आता है, वर्ण की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, किस कारण हमें वर्णों का अध्ययन करना पड़ता है, और वर्ण का जो विकास है या वर्ण किस प्रकार हमारे जीवन में आए। देखिए, वर्ण जो हैं वो ध्वनि से बनते हैं। किससे बनते हैं? ध्वनि से। अब देखिए, जैसे अ, ये एक ध्वनि है। जैसे अ एक ध्वनि है। जब हमने इसके लिखित रूप को लिख दिया, लिखित रूप को लिख दिया तो क्या बन गया? ये वर्ण। जब मौखिक ध्वनि, जिसमें जो ध्वनि है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसमें आवाज होती है, वो श्रव्य है, सुनने के उसमें गुण है। उसको जब हम लिखित रूप में लिख दिया तो वो क्या रहा? क्या बन गया? वर्ण। अब इसी से मैं आपको वर्ण की परिभाषा आगे बताऊंगा। सबसे पहले वर्ण विचार के विषय में जान लेते हैं कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्णों के शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग के कारण हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। इसी तरह हमने हिंदी व्याकरण की परिभाषा भी जानी थी। व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि शब्दों के शुद्ध उच्चारण, लेखन और उसके प्रयोग से संबंधित ग्रंथ जो है व्याकरण है। अब देखिए, जो वर्ण जो हमारी हिंदी भाषा है उसके जो व्याकरण है उसका क्या क्रम रहता है? सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से बने वर्ण, वर्ण से बने अक्षर, अक्षर से बने शब्द, और शब्द से बने पद, पद से बने वाक्य। यहाँ मैंने आपको एक सिंपल सरल माध्यम से बताया था, और यहाँ मैंने आपको इनको टुकड़े करके और विस्तार से बताया कि ध्वनि से क्या बनते हैं। जब ध्वनि को हम लिखित रूप में जामा पहना देते हैं तो बन जाते हैं वर्ण। उसके पश्चात वर्णों से अक्षर बनते हैं। देखिए, सभी जो वर्ण हैं ये भी आपने ध्यान रखना है, ये प्रश्न आ जाते हैं पंक्तियों में, और इसमें से बताइए कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। 4 पंक्तियां दे। जब वर्ण जो है, सभी वर्ण क्या है? अक्षर हैं, चाहे वो स्वर सहित हो चाहे वो स्वर रहित हो, दोनों क्या है? अक्षर हैं। परंतु यहां देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पे आपको, सभी वर्ण अक्षर हैं। आप लिखते रहिए, ये आपको आपकी पुस्तकों में नहीं मिलेगा। और सभी अक्षर वर्ण नहीं है। देखिए, जितने भी वर्ण हैं वो सब अक्षरों में तो आते हैं, पर सभी अक्षर वर्ण हो
ये संभव नहीं है। देखिए जैसे ह, ना, ये भी एक अक्षर है, ते वर्ण, तो इस तरह का ये उदाहरण है। अब उसके पश्चात हमारे अक्षरों से शब्द बनते हैं। अब देखिए जो शब्द है उसका अर्थ रहता है, परंतु जो वर्ण हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता। क्या? कोई अर्थ नहीं होता। यह आपने ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया था जब ध्वनि को हम लिखित रूप में लिखते हैं तो क्या बन जाता है? क्या? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या? मौखिक। अगर मौखिक इकाई आए, मौखिक, तो क्या उत्तर रहेगा? ध्वनि। प्रश्न अगर आए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। अगर लिखित आ जाए तो वर्ण। अब इससे परिभाषा बनाए। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और आपकी पुस्तकीय परिभाषा के अनुसार जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। उसके बाद देखिए, अगर प्रश्न आए परीक्षा में, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताएं, आपके पास ऑप्शन है ध्वनि, शब्द, वर्ण। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? बताइए। आपका उत्तर वर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ हमें यह नहीं बताया गया कि वो लिखित है या मौखिक है। जब हमें प्रश्न में इस तरह का निर्देश ना दिया जाए तो हमें वर्ण ही ऑप्शन ठीक करना है, क्योंकि अगर सबसे छोटी मौखिक पूछी जाए तभी ध्वनि करना, जब मौखिक पूछी जाए, नहीं तो वर्ण ही रहेगा। अब आगे देखिए आप, अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग हैं? 2। अब यहां पे हमने हिंदी व्याकरण के कितने? 3 बताए थे, परंतु यहां पूछा गया अर्थ के आधार पर। वर्ण का मैंने अभी बताया, वर्ण का कोई जो अर्थ नहीं होता, जो वर्ण होते हैं उनके कोई अर्थ नहीं रहता। ठीक है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं रहता। तो फिर जब वर्ण का कोई अर्थ नहीं रहता तो 2 ही बचे ना। कौन से बचे? 2। देखिए अब कौन से बचे? 2। सिर्फ शब्द जिनका अर्थ रहता है और वाक्य। अब इनसे फिर प्रश्न बनाएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अब आप ये नहीं कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस आया। अगर आप हमारे साथ बने रहे, आपको हिंदी व्याकरण का बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से, मतलब उसको बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ कर आपको बताया जाएगा कि हिंदी व्याकरण में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप खुद देख लेना, जब आप ये वर्ण सीखोगे, और आपने इससे पहले भी पढ़े होंगे और कक्षाएं भी ली होंगी, इसमें और उसमें कितना अंतर है। आपको ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपको अन्य क्लासों में और पुस्तकों में नहीं मिलते। देखिए आप, अर्थ के आधार पर, अब यहां क्या? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, वहां क्या था? भाषा की सिर्फ छोटी इकाई पूछी थी। अब यहां अर्थ के आधार पर कौन सी रहेगी? शब्द। अर्थ के आधार पर क्या रहेगा? शब्द सबसे छोटी है। और अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई या भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य है। अब एक देखिए, फिर एक और प्रश्न बनता है इससे, भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। कोई नहीं सोच सकता इसका अर्थ वाक्य रहेगा, नहीं। देखिए वाक्य है इसका अर्थ। पद्यांश आते हैं तो उनका हमें क्या? भावार्थ निकालना होता है, तो वो यही है। भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है?
वाक्य हैं। उसी तरह जैसे आगे एक प्रश्न आया कि मुहावरे और लोकोक्ति में कौन सा वाक्य है, कौन सा शब्द है और क्या ये वाक्यांश है। इस तरह के प्रश्न आए। बच्चे क्या करते हैं, इनके जो शब्द हैं उनको याद कर लेंगे, पर एग्जामिनर वो नहीं देता जो बच्चों को आता है, वो देता है जो बच्चों को नहीं आता, जिसकी तरफ बच्चे ध्यान नहीं देते। और इस कक्षा में आपको उसी तरफ ध्यान दिया जाएगा जिसकी तरफ बच्चे ध्यान दें। देखिए प्रश्न आया कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। जो मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश रहते हैं, वाक्यांश वाक्यों के अंश होते हैं, और ये जो लोकोक्ति हैं ये वाक्य होते हैं। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आए ना तो आप इसको गलत मत करना। अब प्रश्न आता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब प्रश्न आता है स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए स्वर जो स्वतंत्र है और व्यंजन जो स्वतंत्र नहीं है। देखिए स्वर जो है वो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, उनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जो मुख का सबसे क्रियाशील भाग जीवा है वो मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती स्वरों के उच्चारण में। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए स्वरों को ये कितने तरह के होते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न है और हमेशा कई पुस्तकों में अलग अलग दिया रहता है कि स्वर कितने होते हैं, कितनी इनकी संख्या है, 11, 10, 13। तो क्या रहेगा, हिंदी में कितने हैं, हिंदी में 11 स्वर हैं और जो 13 हैं वो संस्कृत में है। किसमें, संस्कृत भाषा में, मूल भाषा में। और मूल भाषा में स्वरों को अच कहा जाता है। ठीक है, मूल भाषा में 13 हैं और हिंदी में 11 हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो 13 पढ़े हैं। देखिए अब उसको भी मैं आपको बताता हूं कैसे। अब देखिए यहां पर मैंने स्वरों की संख्या लिखी है, स्वर लिखे हैं। देखिए जो ये स्वर हैं, देखिए अपने ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, दीर्घ ए, ओ, दीर्घ ओ, ये बनते हैं 11। अब आप कहोगे सर ये भी तो स्वरों में आते हैं। अब देखिए ये हमारे क्या है, अयोगवाह, अयोग वाह, ये अयोगवाह वर्ण है, ये अयोगवाह वर्ण है। इनकी जो परिभाषा आपको आम पुस्तकों में नहीं मिलती। देखिए कैसे बनते हैं। देखिए अयोगवाह, इन्हें अयोगवाह, इनको स्वरों में क्यों नहीं लिया जाता, व्यंजनों में क्यों नहीं लिया। देखिए आप ए प्लस योग प्लस वाह, जो ए का अर्थ है नहीं और योग का अर्थ है, योग का अर्थ है जोड़ना, जुड़कर, जुड़कर। आप नोट करते रहें साथ के साथ, इसका लेखन भी साथ के साथ करते रहें, वहन। अब देखिए क्या बना, हमने पूर्व कक्षा में देखा आ का अर्थ हम नहीं में लेके चलेंगे, योग जुड़कर, वह वहन। जो वर्ण व्यंजनों के साथ, जो वर्ण व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते उन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। जो वर्ण व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते उन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण भी कहते हैं। अब इसको हम जैसे एक अनुस्वार और इसको अनुनासिक भी कहते हैं। इनके बारे में मैं आपको अगले कक्षाओं में बताऊंगा। अब देखिए ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे
जो री पे गोला लगाया हुआ था। अब आप कहोगे सर ये भी क्या हमारे वर्णों में आता है? आता है। क्योंकि जो जो री है वो संस्कृत के सम शब्द से आया है, जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं और इसका जो प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में होता है। उसके पश्चात देखिए हमारे जो मूल भाषा में 13 वर्ण किस तरह हैं। इस री को तो हम लघु, जब री का जो हम ऐसे कर दें वो कर दें तो ये दीर्घ री और एक लिरी, ये हमारे मूल भाषा में वर्ण है जिनको मिलाकर, दो वर्णों को मिलाकर इनकी संख्या 13 हो जाती है। अब देखिए स्वर के मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर भेद, उसके कितने प्रकार हैं, ये भी प्रश्न बनते हैं। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। इस तरह और भी इसके भाग हैं जो हम अगली कक्षाओं में करेंगे। अभी हम मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ही यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एस्टेक्ट में इस तरह के प्रश्न आते हैं और हम देखते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। नहीं, देखिए ये कितनी संख्या इनकी? तीन तरह होते हैं। कैसे? हर्ष, दीर्घ और पुल्प स्वर। अब देखिए इसमें से मैं आपको एक और प्रश्न बनाता हूं जो एस्टेक्ट में भी आया है कि विलोम शब्द हैं। विलोम शब्दों का नियम रहता है कि तत्सम शब्द का तत्सम ही विलोम होगा, तद्भव शब्द का तद्भव ही विलोम होगा, देशी शब्द का देशी ही विलोम होगा, विदेशी का विदेशी। अब यहां देखिए अगर प्रश्न आया था लघु, लघु का विलोम क्या रहेगा? दीर्घ नहीं होगा, गुरु रहेगा। हर्ष का दीर्घ, छोटे का बड़ा, एक तरह से जो क्या रहेगा? विलोम शब्द रहेंगे। अब देखिए प्रश्न बनता है कि हर्ष स्वर क्या होते हैं? जिनको उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिनको उच्चारण में कम समय लगे, इसको हम खड़ी पाई से भी प्रदर्शित करते हैं। ये खड़ी पाई छंदों में आता है। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनको उच्चारण करने में दो मात्राओं का समय लगे, इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। पुल्प स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में हमें दो या दो से अधिक मात्राओं का समय लगे, इसको हम इस तरह रखते हैं। अब देखिए ये तो आप सबने पढ़ा है, पुस्तकों में भी है। अब इस कक्षा की विशेषता क्या है? अब यहां देखिए आप एक बार देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आपको हर स्वर के कितने शाब्दिक अर्थ बता दिए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो ये लिख रहे एक मात्रिक स्वर कौन सा होता है, फिर हम देखते हैं ये तो कौन सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। द्विमात्रिक कौन सा होता है या संधि स्वर कौन सा होता है, मूल स्वर कौन से होते हैं। तो इसलिए मैंने ये सब आपको अलग अलग विभिन्न विभिन्न जो शब्दावली प्रचलित है इनके बारे में वो हमने लिखी है। अब देखिए जो हर स्वर है लघु, उसको देखिए आप। इसकी सबसे पहले पूछे कितनी संख्या है? संख्या ये 4 हैं। ए, ई, उ और रे, ये 4 क्या हैं? लघु स्वर हैं। इन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं। इनको मूल स्वर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको हम और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम और छोटा नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है। और देखिए इसके पश्चात जो हमारा दीर्घ स्वर है उसकी संख्या कितनी है? कि संख्या 7। कितनी? 7। प्रश्न बन जाता है। ठीक है, इनको हम संधि स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दीर्घ आ, दीर्घ उ, दीर्घ ई, ए, दीर्घ ए, ओ और औ। अब देखिए
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बन गए अपने। जो लघु ए और ओ है वो गुण संधि, जो ए और आई है वो वृद्धि संधि में प्रयोग होता है। जब संधि का हम प्रकरण शुरू करेंगे, जब संधि के विषय शुरू करेंगे तब हम विस्तार से इसके अध्ययन करेंगे। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। और एक चीज और बताता हूं इसमें आपको, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ये ए, दीर्घ ए, ओ और औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं और इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। अगर संयुक्त स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो क्या रहेगा आपका उत्तर? 4। अगर दीर्घ स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो उत्तर रहेगा 7। अगर लघु स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो उत्तर रहेगा 4। अब देखिए जो तीसरा अंतिम रह गया था हमारा वो प्लुत स्वर। जैसे कि पूर्व में बताया था मैंने आपको, प्लुत स्वर जिसको उच्चारण में 2 या 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अब देखिए इसमें आपकी परीक्षा से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? 8। उसके बाद कौन कौन से हैं ये? ए प्लस में दीर्घ स्वर थे जो हमारे अभी हमने पढ़े थे 7 संख्या, तो जो टोटल हो गई कितने? 8, कुल 8 है। अब आप कहोगे सर आपने ए, ऊ और डी को क्यों नहीं लिया? देखिए बच्चा, अगर हम ई को लेते हैं, ई का उच्चारण हम लंबे समय तक करते हैं तो ये दीर्घ ई बन जाएगा, और जब दीर्घ ई बन जाएगा तो वो तो इसमें है ही है, वो तो इसमें है। ऊ में भी ऐसे रहेगा, ये दीर्घ ऊ बन जाएगा। परंतु जो ए है उसको हम कितना भी लंबा उच्चारण करें, देर तक उच्चारण करें, वो ए ही रहता है, वो कभी भी आ नहीं बनता, आ नहीं बनता। इस कारण हमने ए को लिया है। तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 8। अब ये देख लीजिए। उसके बाद इसी में आगे हम प्लस जब हम भजन गाते हैं जैसे हे शारदे माँ, तो उसको हम लंबा खींचते हैं। अब जैसे देखिए मैया, और हमने तो इस चिन्ह का अर्थ क्या है? ये अपूर्ण चिन्ह है, योजक नहीं, अपूर्ण चिन्ह। अभी शब्द का उच्चारण बाकी है, इसका अर्थ क्या रहेगा? ये अपूर्ण चिन्ह है। जैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं प्लुत स्वर में? एक खाली कमरे में कोई बोलता है तो उसकी आवाज लंबे समय तक गूंजती है, तो वो क्या है? प्लुत स्वर का उदाहरण। कोई पटाखा बजता है, उसके बाद उसका काफी समय तक गुंजन रहता है, वो काफी ध्वनि उत्पन्न करता है बाद में भी, वो क्या है? प्लुत स्वर का उदाहरण। तोप जब गोला छोड़ा जाता है उसके बाद भी जो आवाज रहती है वो क्या है? प्लुत स्वर। जब देखिए एक और आता है, जब हवाई जहाज आता है उसके बाद भी आवाज आती है, वो क्या है? प्लुत स्वर का उदाहरण। देखिए इसमें आपका एक फेमस उदाहरण है ओम। ओम। अब आप इसमें देखिए, इसमें जो 3 बना हुआ है, ये हिंदी का जो 3 बना है हिंदी वाला, इसका क्या मतलब है कि इस ओम को उच्चारण करने में 3 मात्राओं का समय लेना है, इसलिए प्लुत क्या है? स्वर है। और जो प्लुत स्वर है जो हमारा संधि में इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ संधि में लघु और दीर्घ स्वर ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको प्लुत स्वर से संबंधित कितने
प्रश्न आपको करवा दिए हैं। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के भेद कितने प्रकार के होते हैं और अन्य, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस कारण आप साथ बनाए रखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।